हाय एवरीवन। तो चलिए मैं आज आप लोग के साथ जो ज्योग्राफी होगा 7th क्लास का वो 5 चैप्टर मतलब 5वां चैप्टर में आप लोग को आज पढ़ाएंगे, जिसमें 4 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। थ्योरी बेसिस है जिसमें आपको लाइन में लाइन बीपीएससी से पूछा जाता है। लाइन में लाइन आपको 7th क्लास के बच्चे उसके लिए भी है इंपॉर्टेंट। जो बच्चे आगे तैयारी करेंगे बेसिक से उसके लिए भी, जो CTET की तैयारी करे सारा चीज़। जैसे यहाँ पे देखिए 5वां चैप्टर जो जल है ये EBS में CTET में एक तरह से थीम है, ठीक है, जिसमें हमको पढ़ना होता है। तो वो सारी चीज़ NCERT से लिया गया है, तो आपको एक बार NCERT पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। तो जल के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो जल के बारे में सबसे पहले हम जल जैसे दिमाग में जल आता है तो सबसे पहले हमें पीने का, क्योंकि जल के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। सबसे पहली बात ये याद आता है हम लोग को। तो चलिए पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, मेन पॉइंट को देखते जाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा लंबा चैप्टर रहता है इसमें। आप भी इतना में बोर हो जाएंगे। तो जल के बारे में सोचने का आपको मस्तिष्क में क्या चित्र आता है? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा का रिमझिम, नल का जल का नल जल जो भी है तो सोचने लगते हैं कि जल 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 सारे जगह जल जल जो है, क्योंकि हमारे पृथ्वी जो जल से घिरा हुआ क्षेत्र है उसके बारे में बात करेंगे क्या क्या है सारी बात, ठीक है। तो कहते वर्षा भरे गड्ढे के कागज में नाव बनाकर जो तैरा कर बहुत खुश होते थे। जब हम लोग बचपन में जब वर्षा होता था तो उसमें क्या कहते कागज का नाव बनाकर, सभी आदमी ये काम किया होगा, मैं तो कितनों बार किया हूँ, ठीक है। आप लोग भी उम्मीद है किए होंगे। तो गड्ढे में जल जब गायब हो जाता था, देखते कि सुबह होते ही क्या होता था, नाव रह जाता था और गड्ढे का जो जल होता था वो गायब हो जाता था। ऐसा क्यों? क्या आप कभी सोचा है ये सब बात? तो नहीं सोचा तो आज ये पढ़ के आपको सोचने पर मजबूर करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो शब्दावली रहता है, कोई पॉइंट रहता है उसको आप याद कर लेंगे। जैसे यह छोटे घर पेड़ पौधा रखने का कृत्रिम अहाता होता है, ठीक है। जो थलशाला किसको कहते हैं, इसके मतलब थलशाला आगे होगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ चलिए हम लोग पढ़ते हैं, अच्छे से समझते जाएंगे पढ़ के। कहते हैं कि सूर्य के ताप से कागज का, तो यहाँ से हम देखेंगे सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित होकर हो जाता है। मतलब जब सूर्य के मतलब रोशनी के कारण, ताप के कारण क्या होता है, जल वाष्पित होकर ठंडा मतलब ऊपर चला जाता है। वो ठंडा होकर जल सघन बादलों में रूप में ले लेता है। आपको मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था किस तरह से बादल बनता है, ठीक है। तो जैसे देखेंगे कि वो जल वाष्प होकर ऊपर जाता है, जैसे ठंडा होता है वो सघन का रूप लेकर बारिश के रूप में नीचे चला आता है, ठीक है। तो यहाँ की वर्षा के हिम से वृष्टि के रूप से धरती या समुद्र के नीचे गिरता है। धरती पर जो गिरता है वो वर्षा के कारण, क्योंकि वो धरती से ही जल लेकर ऊपर वाष्प होकर जाता है, जो ठंडा होकर नीचे गिरता है। और क्यों गिरता है? क्योंकि जो वो हवा का जो मतलब मात्रा जो होता है वो ऊपर में, और क्या होता है पानी की बूंद जो होती है वो बाहर हो जाती है ठंडा होने पर, इसके कारण वो नीचे गिर जाता है। तो सारा चीज़ मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया। तो हर चैप्टर आपको पढ़ना जरूरी होता है, उससे रिलेटेड रहता है। इसके बाद कहते हैं जिस प्रक्रम में जल लगातार स्वरूप बदलता रहता है, महासागर वायुमंडल धरती पर बीच के चक्कर लगाता है, उसे जल चक्र कहते हैं। कितना अच्छा से डिफिनेशन दे दिया। ये आपको पूछ सकता है कि जल चक्र के बारे में, बीपीएससी में कह सकता है कि जल चक्र के बारे में आप 2 पॉइंट बताइए, या आपको 7th क्लास में तो डिफिनेशन पूछ सकता है कि जल चक्र क्या है। सारे चीज़ के लिए NCERT उपयोगी है। तो चलिए जल चक्र का जो यहाँ पे फिगर दिया है बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे जल चक्र की धरती से वाष्प होकर आपको सघन होकर बर्षण होकर वह ऐसे होके होता है, ठीक है। ये जल चक्र है कि पहले वाष्पीकरण होता है, तब सघन होता है, तब वर्षण होता है। सघन मतलब वो बादल बनता है, इसके बाद वर्षण मतलब वर्षा होता है, ठीक है। इसी तरह धरती पर और हिमाते हैं क्या बोलते हैं मतलब पर्वत पे जाके ऐसे करके आता है जल, ठीक है। इसी तरह ये हमारे थलशाला के समान होता है। थलशाला के बारे में ऊपर डिफिनेशन में बताया हुआ था कि क्या होता है। जो जल के शताब्दियों के पूर्व उपस्थित है, ये आज भी मौजूद है। मतलब जल तो पहले भी उपस्थित और आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए करते रहे हो सकता है उस टाइम सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो, कोई अमेजन नदी में बहता हो जिसे हम आज यूज कर रहे हैं। इसी तरह जल चक्रण होता है, जिसके अलवन जल का मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते हिमनद। अलवन मतलब जिसमें नमक ना हो, ठीक है। लवण मतलब लवण, ठीक है। जिसमें क्या कहते हैं महासागर और समुद्र जल लवणीय होता है। मतलब महासागरों और समुद्र का जल लवणीय खड़ा होता है, नमकीन होता है, ठीक है। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड खाने का उपयोग करते हैं। जो नमक हम लोग खाते हैं सो अधिकांश इसी सब का, ठीक है, उपयोग करते हैं। जो किए जाने वाले नमक होता है, उपयोग किए जाने वाले नमक जो होता है इसी समुद्री जलियों से बनता है। क्या ये चीज़ आप जानते थे? तो आज जान लीजिए। जो 7th क्लास के बच्चे उसको बेसिक से बेसिक होना चाहिए। तो इसके लिए भी, और जो बच्चे अगले जनरल तैयारी करें उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। और जो भी ये थलशाला के बारे में जो भी लिखा है उसको पढ़ लेंगे आप। ये से इंपॉर्टेंट रहता है, सारा चीज़ लिख ही दिया रहता है। मैं पॉइंट को ध्यान दूंगी। यहाँ पे देखिए ये बहुत ही आपको, मैं आपको पूरा फिगर दिखा दूँ एक बार छोटा करके। देखिए ये पूरा फिगर दिया रहता है बुक में।
जो आपको इस तरह दिया हुआ है, इसमें आप देखेंगे कि ये सारे जगह मतलब महादेश है, जिसके किस किस नदी किनारे, झील के किनारे क्या कैसा है, सारे चीज़ यहाँ पे दिया हुआ। इसको आप याद कर लेंगे कि एशिया में देखिए क्या क्या है। एशिया नंबर 1 पे जो कैप्सियन सागर, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, ही काला सागर। इसे अफ्रीका में क्या है, सबसे लंबी नदी कौन सा है, नील नदी है। सारा चीज़ दिया हुआ है, मैंने लिख दिया है। अगर आपको हो सकता है पढ़ लिया तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट बनाकर मैंने लिखा है कि उत्तर अमेरिका मतलब जो नदी है वो उत्तर अमेरिका जो 3 महासागरों से घिरा हुआ है, मतलब 3 महासागर से उत्तर अमेरिका घिरा हुआ है। और महादेश जो है तो कौन कौन से, प्रशांत से, आर्कटिक से और अटलांटिक से। ये चीज़ आप याद कर लेंगे। दूसरा पॉइंट मैंने बनाया क्या, दक्षिण अफ्रीका जो है, ये दक्षिण अमेरिका जो ये है क्या है, दक्षिण अमेरिका ये हुआ। जो दक्षिण अमेरिका क्या हुआ है, 2 नदियों से घिरा हुआ, प्रशांत और अटलांटिक। तो प्रशांत और अटलांटिक से घिरा हुआ है। तो आप इसी तरह याद कर लेंगे। इस पॉइंट बनाकर मैंने सारा चीज़ लिख दिया है। ये बीपीएससी में क्वेश्चन इसी तरह पूछा जाता है आपको कि किस महादेश को इस नदी किनारे घिरा हुआ है। ठीक है, इससे आगे हम लोग चलते हैं। इससे आगे कहते हैं जल का वितरण। हम सभी जानते हैं कि जल पृथ्वी के 3/4 भाग में ढका हुआ है। आपको क्या पता है कि जल जो है 3/4 भाग में मान लीजिए पृथ्वी है, थोड़ा देर कर मैं आपको समझा दूँ एग्जाम्पल लेकर कि मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो ये 3 भाग जो है ना जल से घिरा हुआ है, बस 1 भाग पर स्थल है। ठीक है, इसी तरह ग्राफ है। यही धरती का थल का अपेक्षा जल अधिक है, मतलब थल कहने का अर्थ है कि धरती की अपेक्षा मतलब स्थल की अपेक्षा क्या है, जल अधिक है। तो हम अनेक देशों में जल की कमी का मतलब सामना क्यों करना पड़ता है। तो सभी जगह देखते हैं कि जल की जो कमी होता है उसका सामना करना पड़ता है। जल धीरे धीरे कमी हो रही है। क्या पृथ्वी का मौजूदा जल संपूर्ण हमारे लिए उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कहते हैं कि तालिका में विवरण कर, जैसे कि महासागर में देखिए 97.3% बर्फ, छत्रक में 2 है। इसके बाद झीलों और लवण में 0.5 है। इसके बाद नमकीन झील इतना है। इसके बाद वायुमंडल में इतना है। इसके बाद नदियाँ में इतना है। टोटल मिलाकर 100। आप देखिए इसमें से कितना मतलब पॉइंट परसेंटेज में जो है उपयोग करने वाले जल है, बाद बाकी सब क्या है, बेकार है। कहने का मतलब लवणीय है। ठीक है, इसके बाद ये आप पढ़ लें। क्या आप जानते हैं लवणता 100 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर का औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। ठीक है, ये याद करने का चीज़ है आपको। क्या आप जानते हैं इजराइल के मृत सागर में 340 प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक में उपलब्ध कर सकते हैं क्योंकि नमक का अधिकता का सघन बना देती है। ये सारे पॉइंट है जो आपको याद करने वाले हैं, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसका साधारण क्रियाकलापों को विवरण प्रदर्शित किया जा सकता है। क्रियाकलाप है, आपको पूछ सकता है महासागर में कितने जल का प्रतिशत है। ठीक है, बर्फ छत्रक में कितना है, झीलों और लवण में कितना है, नमकीन झील में कितना है, नदियाँ में कितना है, सारी चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये प्रयोग किया हुआ क्रियाकलाप, इसको प्रयोग करके आप देखेंगे, जो भी चीज़ प्रयोग करने वाला देखेंगे। इसके बाद कहते हैं यहाँ पे जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है, प्यासे होने का केवल जल ही हमारे प्यास बुझा सकता है। ये सच्चाई है। ऐसे में हम क्या आप नहीं लगता है कि लापरवाही जल का उपयोग करने का बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करना है। ये एकदम 100% सही है कि हम जल को बर्बाद करने से नहीं लगता है अपने जीवन को हम बर्बाद करें। बहुमूल्य जीवन, जिसका मूल्य, जीवन एक ऐसा चीज़ है जो अनमोल है। एक जीवन ही ज़िंदगी में है कि आपको सारे खुशियाँ देता है। तो ये चीज़ अनमोल है, जिसको हम जल की कमी कर हम लोग को क्या हो सकता है, इस चीज़ को सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हमें बचाना चाहिए। तो यहाँ पे पॉइंट है क्या कि जल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, जल संरक्षण की विधियाँ सुझाए, मतलब ये सब चीज़ लिखने के लिए। तो आप बच्चे बहुत अच्छे से अपने क्या करेंगे, घर में जाएंगे, लिखेंगे, सोचेंगे, इसे पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है। इसके बाद कहता है कि महासागरीय परिसंरचना, मतलब समुद्री तट के नंगे पैर चलने में कई जादुई सी अनुभूति होती है। समुद्री तट पर जब नंगे पैर से हम चलते हैं तो कुछ जादुई सी अनुभूति, अगर आप लोगों ने नहीं घूमा होगा तो वहाँ जब चलेंगे ना तो जादुई सी अनुभूति है। तो पुलिन का नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पंछी, मतलब वायु की लवणता संग जब देखे होंगे आप, मूवी वगैरह देखे होंगे, तो वहाँ जाके सुकून सा लोग हवा लेते हैं। क्यों, वहाँ एक अनुभूति सा होता है, मतलब जादुई सा, जिसकी गंध, लहरों का संगीत, समाहित करने वाले प्रतीत ताल एवं झील की शांत जल की विपरीत महासागर जल हमेशा गतिमान रहता है। यही शांत नहीं रहता है, यह कभी शांत नहीं रहता। जल हमेशा गतिमान रहता है, मतलब चलते रहता है। महासागरों की गतियों की 5 प्रकार में वर्गीकृत कर, जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। ये ज्वार भाटा है, तरंगे जो चीज़ है उस चीज़ को हम आगे देखेंगे। ज्वार भाटा है किस कारण क्या आते हैं, फिलहाल के यहाँ पे कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि देखिए कि क्या है, इसको आप याद कर लें। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये चीज़ आपको डायरेक्ट बीपीएससी में पूछ सकता है, डायरेक्ट 7th क्लास में पूछ सकता है, डायरेक्ट कोई भी एग्जाम एसएससी कुछ में पूछ सकता है। ठीक है, जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रज्वलित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे सारा चीज़ जो मनाया जाता है उस टाइम जल प्रज्वलित किया जाता है।
ठीक है। इसको देखिए प्रशांत महासागर है, फिगर के द्वारा आप देख लेंगे, फिगर के द्वारा इसीलिए दिया रहता है एनसीईआरटी में फिगर के साथ। और कहा भी जाता है बच्चे को जो एजुकेशन का एक अपना पॉलिसी आता है उसमें कहा भी जाता है फिगर के साथ पढ़ाया जाता है, मतलब फिगर के साथ जो अगर पढ़ाया भी जाए, बुक भी रहता है तो उसका अलग डेवलपमेंट होता है, बच्चे में अलग विकास होता है। ठीक है। इसको कहते तरंगे, समुद्र तट के मतलब कहते गेंद से खेलते समय जब गेंद के में जल गिर जाता है, सॉरी, जल में जब गेंद गिर जाता है तो क्या होता है, ये दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगे के साथ गेंदे का तट का वापस लौट आती है, महासागर तट की लगातार उठता है गिरता रहता है। इसी तरह तरंगे जैसे कि देखेंगे कि जैसे आपने, हम यहाँ पे तो प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो मतलब क्या है कि जब गेंद आप फेंकते होंगे तो एक अलग सा ऊपर सा पानी उछलता होगा, इसी तरह उठता गिरता उसे तरंग कहते हैं। ठीक है, आप समझ हुए होंगे तरंग किसे कहते हैं। बाद बाकी यहाँ पढ़ लेंगे। क्या आप जानते हैं कि समुद्री सतह पर पवन बहती है तो तरंगे उत्पन्न होती है, तेज पवन बहती है तो तरंगे उतनी ही बड़ी होती है। ठीक है, ये चीज़ आप याद कर लेंगे। और आपको पॉइंट है, एक एक चीज़ ये क्वेश्चन है ज़िंदगी में, आपको अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई आईएएस बनना चाहता है, पीएस बनना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेटर बुक है जो एनसीईआरटी हर एग्जाम के लिए इसी में से पॉइंट को विश्लेषण करता है। तो पहले बेसिक तो पता रहे तो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। तूफान की तेज वायु चलने की विशाल तरंगे उत्पन्न होती है। जब वायु मतलब तेज होता है तो उसका विशाल तरंगे उत्पन्न होती है, इसके कारण अधिक विनाश हो जाता है। भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, जल के नीचे भूस्खलन, महासागर अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके कारण 15 मीटर तक ऊंचाई की विशाल जोड़ी तरंगे उठती है, जिसे सुनामी कहते हैं। सुनामी जो उससे विशाल होता है। सुनामी जापान का एक भाषा है, ठीक है, जो शब्द है जिसका अर्थ होता है मतलब पोता श्रेय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने से पोता श्रेय नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कौन सा शब्द है, कौन सा लैंग्वेज है। ठीक है, इसीलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब तक का विशाल सुनामी 150 मीटर पर मापा गया था। यह तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटा अत्यधिक होती है। 2004 में सुनामी भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के इंदिरा पॉइंट डूब गया था। ये चीज़ आप याद रखेंगे। जो मैंने कलर किया हुआ है उसको सबको आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद जो पृथ्वी पर जो सुनामी का तांडव हुआ था उसके बारे में सारा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, ध्यान में रख लेंगे। ये चीज़ तो खुद ही दे दिया गया है बनाकर, तो इसमें क्या पढ़ना है, जो चीज़ दे दिया है। लेकिन जो चीज़ आपको नहीं आता उस पर मैं फोकस करती हूँ कि जो चीज़ आपको नहीं आ रहा है, ये चीज़ सारा चीज़ लिखा हुआ है इसमें, एक एक पॉइंट लिखा हुआ रहेगा इसमें। देखिए एक एक पॉइंट आप लोग को लिखा हुआ है कि कब क्या हुआ था। यदि अनुमान लगाने नहीं हो तो सुनामी का संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। महासागर का प्राथमिक चेतावनी की प्रणाली के सब एक तरह से ये चलते रहता है कि जो जिस क्षेत्र में उसके बारे में पता करना रहता है। ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि ज्वार भाटा दिन में 2 बार नियम में महासागरीय जल में उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। मतलब जो इस महासागरीय होता है इसमें जल में उठना मतलब गिरना, ये ज्वार भाटा है। सर्वाधिक ऊंचाई के उठकर जल तट के बड़े हिस्सों में डुबा देते हैं, उसे ज्वार कहते हैं। इसे न्यूनतम स्तर पर आ जाता है, उस तट पर पीछे चला तो उसे भाटा कहते हैं। कहने का अर्थ है कि देखिए मान लीजिए एक समुद्र है, मान लेते हैं हम ये एक समुद्र है। ठीक है, मान लेते हैं ये एक समुद्र है, तो ये जो उठना होता है ना, ये जो उठा जोर से ये ज्वार हो गया। और इसी तरंगे से जो नीचे गिरता है, उठना गिरना नीचे उठना गिरना, जिस तरह से हम कह सकते हैं वो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उठना गिरना उठना, तो ये उठने वाले को ज्वार कहेंगे, गिरने वाले को भाटा कहेंगे। कितना ही अच्छे से लिखा हुआ, आप इसे याद कर लेंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पता है कि सूर्य के चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह को ज्वार भाटे आते हैं। सूर्य और चंद्रमा और शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण जो होता है ज्वार भाटे आते हैं। इसका गुरुत्वाकर्षण जो होता है तो उसको जैसे लिखा होगा एक एक पॉइंट। ठीक है, आते हैं जब पृथ्वी की जल के चंद्रमा का निकट होता है तो उस समय देखे होंगे, कहते उस समय वो देखे होंगे आपकी गुरुत्वाकर्षण का बल जल आकर्षित कर होता है, जिसके कारण ज्वार आते हैं। पूर्णिमा का अमावस्या के दिन में चंद्रमा पृथ्वी तीनों एक सीधे हो जाते हैं। जब देखिएगा आपको पूर्णिमा का रात होगा, अमावस्या का, तो ये तीनों एक जगह हो जाते। देखिए इस तरह फिगर दिया हुआ है, एक मतलब हो जाता है लाइनिंग में, सूर्य भी, चंद्रमा भी और पृथ्वी भी। यही कहा गया यहाँ पे। इस समय ऊंचे ज्वार उठते हैं, इस समय बहुत ही ऊंचा ज्वार उठता है। ज्वार का बृहद ज्वार कहते हैं। जब एक जगह होता है तो बहुत ज़्यादा ज्वार होता है, इसे बृहद ज्वार कहते हैं। जिसके प्रथम अंतिम चतुर्थांश होता है सूर्य चांद के गुरुत्वाकर्षण के बल के विपरीत दिशा में महासागरीय जल पड़ता है। इसके विपरीत दिशा में जब गुरुत्वाकर्षण का विपरीत दिशा में जब महासागरीय जल पड़ता है तो परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार भाटा का लघु बन, जब विपरीत दिशा में लगता है तो निम्न आता है, और जब सीधे लगता है तो क्या होगा आपको
उच्च ज्वार भाटा लगता है। इसको आप याद कर लेंगे, लघु और निम्न, ठीक है, ये आपको पूछ सकता है। इसके बाद कहते हैं इसके बारे में सबसे पहले मेंस लिखने वाले बच्चों के लिए ना एनसीईआरटी तो कह सकते हैं वरदान है। अगर मेंस लिखने वाले बच्चों की इसमें होता है ना कि आप और भी चीज़ जोड़ सकते हैं अपने मन से, और भी चीज़ आप पढ़ने के बाद लगेगा कि नहीं हमें और भी चीज़ इसमें मतलब बदलाव करना चाहिए, मॉडिफाई करना चाहिए। कहते उच्च ज्वार का नौसाला सहायक होते हैं, जल स्तर के तट पर ऊंचाई पहुंचाते हैं, जिसके बंदरगाह तक पहुंचे सहायक होते हैं। जहाज को अब यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा वर्ड है जिससे आप बंदरगाह का मतलब क्या होता है। तो बंदरगाह का मतलब होता है जैसे मान लीजिए समुद्र, समुद्र के बीच में कुछ टीला इस तरह से, साइड में कुछ टीला इस तरह से, जहाँ से क्या होता है जहाजों से सामान आदान प्रदान करता है या जहाज रोकने का एक सहायक होता है, उसे बंदरगाह कहते हैं, ठीक है। तो यहीं पे पहुंचने के लिए वो ज्वार भाटा जो क्या करता है, मान लीजिए जोर से तो जहाज़ों को वहाँ तक पहुँचाने में मदद कर देता है, बंदरगाह सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करता है। जब उच्च ज्वार आता है तो क्या होता है, जब पानी फेंकेगा तो वो टीले पर जाएंगे, बंदरगाह पे जाएंगे तो वहाँ मछली पकड़ने में सहायक होता है, वहाँ जाएगा तो मछली पकड़ लेगा। तो इस तरह से काम आते हैं, ठीक है। इस फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछली पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटा होने से जल के उतार चढ़ाव होने के विद्युत उत्पन्न के लिए भी किया जाता है। विद्युत उत्पन्न भी होता है जल से उतार चढ़ाव के कारण, तो बहुत उपयोगी भी होता है। उतनी तरह आपको क्या क्या उपयोगी यहाँ पे दे दिया गया है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि महासागर की धाराएं, महासागर की जो धाराएं होती है वो क्या है, यहाँ पे देखेंगे अच्छे से। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने की वाली जल की धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं गर्म और ठंडी हो सकती है, उसकी धारा जो होती है गर्म भी हो सकती है और ठंडी भी, ठीक है। सामान्यतः गर्म महासागर धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों को ओर प्रभावित होती है। ठंडी धाराएं ध्रुवों एवं उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय निम्न अक्षांशों से प्रभावित होती है। लैब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जलधाराएं होती है, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म धाराएं जलधाराएं होती है। ये चीज़ क्या है आप याद ध्यान में पढ़ेंगे। यहाँ पे कहते हैं उच्च अक्षांशों को जो उष्णकटिबंधीय होता है ये अक्षांशों को प्रभावित करता है। लैब्राडोर महासागरीय धारा है जो शीत जलधारा है, ये सारा चीज़ जो जबकि गर्लफ्रेंड धारा है गर्म जलधारा है। इसको याद कर लेंगे। आपकी जो शीत जलधारा क्या है लैब्राडोर महासागरीय है, और गर्म जलधारा जो है वो गल्फ स्ट्रीम है। ये चीज़ बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको आप ध्यान में रख लेंगे। इसके बाद कहता है कि महासागर धारा किसी भी क्षेत्र में प्रभावित हो सकता है। गर्म जलधारा स्थानीय सतह पर तापमान गर्म हो जाता है, जिसके कारण गर्म शीत जलधाराएं मिलती है। विश्व भर में कहते हैं कि विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। आप यहाँ मत्स्य क्षेत्र का मतलब ये जान लीजिए आप, जहाँ पे मछली या अन्य मतलब चीज़ जो पाला जाता है उसे मत्स्य कहते हैं, ठीक है। वो स्थान जो विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। किसको माना जाता है, तो जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती है, जहाँ क्या होगा गर्म भी यहाँ से है और यहाँ से शीत जलधारा जाके मिलता जो है वो क्या होगा मत्स्य क्षेत्र का सर्वोत्तम क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। विश्व भर में मत्स्य का मतलब जहाँ मछली पाला जाता है और भी अन्य चीज़ पाला जाता है वो हो गया आपको मत्स्य क्षेत्र। जापान के आसपास उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पे इसके कुछ उदाहरण है, ठीक है, जिसको आप देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि लास्ट में क्या पॉइंट है। कुछ पॉइंट को हम है यहाँ पे जो देखिए ये जलधाराएं की जो गल्फ स्ट्रीम देखिए किस तरह से जाते हैं कन्नौज। ये आपको हम बता दें आपको बीपीएससी का जो ये क्लास होता है ये आपको 4 से 5 दिन में ये टॉपिक खत्म होता है। बस इतना सा टॉपिक में जो बीपीएससी के क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाता है आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। जो महासागर धाराएं किस तरह से धाराएं बहती है सारा चीज़ अपना डायरेक्शन दिया गया है, ठीक है। तो इसको खोजने के लिए आपको एक एटलस लेना पड़ेगा। जो एटलस आपको मैं अगर पढ़ा दूँ तो बता दूँ एटलस मेरे पास अगर थोड़ा सा होता है हर चीज़ का भी क्लास लेना पड़ता है, तो एटलस बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, आप उसको पढ़िए बहुत अच्छा लगेगा। बाद बाकी आज 5 चैप्टर खत्म हुआ, इसी के साथ हम 5 चैप्टर का आपको क्वेश्चन आंसर बताएंगे। आज के लिए इतना ही, और आपको जो भी डाउट है आप कह सकते हैं, आपको क्वेश्चन सुनने के बाद हर चीज़ बन जाएंगे। तो चलिए थैंक यू।